हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनाइट स्टडी। तो आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पूरा एनसीईआरटी बेस लाइन टू लाइन। और जो भी क्वेश्चन वगैरह बीच में से अगर अपने को लगेंगे कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको एक बार ढंग से उसको समझ लेंगे और यही ढंग से याद करने की कोशिश करेंगे। तो अपन इसमें जो मेन जो पॉइंट है चैप्टर के अंदर, वो अपन एक बार पूरा रीड लगाते जाएंगे लाइन टू लाइन। जो अच्छा है, जो एक्सप्लेनेशन करने लायक पॉइंट है, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो अपन चैप्टर चालू करते हैं। ये डाइवर्सिटी के अंदर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और थर्ड ये प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं अपने। तो इसको फर्स्ट चैप्टर अपन चालू करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habits in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, desert or hot springs, leave us speechless. तो ये ऐसे बताना चाह रहा है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी वर्ल्ड है जहाँ पे लाइफ है, तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने टाइप के हैं, बहुत ही टाइप के डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट जैसे हॉट स्प्रिंग है, कई फ्रेश वाटर लेक में है, कई डेजर्ट में रहते हैं, कई हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, कई कोल्ड माउंटेन्स में रहते हैं। तो ये अलग अलग हैबिट्स के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। The beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attracting shark evokes a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is the technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. तो इस पैराग्राफ में पूरा इंट्रोडक्शन था, वो पूरा इस चैप्टर के अंदर अब आगे पूरा थोड़ा ब्रीफ में समझा देंगे। तो इसमें फर्स्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाट इज लिविंग। तो ये टॉपिक बन के आ गया है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर अपन लिविंग को डिफाइन करेंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी कैरेक्टर एग्जिबिट किए जा रहे हैं, उनके द्वारा किए जा रहे हैं, उन कैरेक्टर के हिसाब से अपन लिविंग को डिफाइन करेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, उस हिसाब से अपन लिविंग को डिफाइन करेंगे। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रेस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर के तौर पे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, इट मीन्स कॉन्शियसनेस, एंड माउंट ए सुटेबल रेस्पॉन्स टू पावर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मेन जो फीचर है, इनके आधार पे अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीचर्स अपना बताएंगे। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू द लिस्ट। और फीचर्स जैसे मेटाबॉलिज्म, जिस बॉडी के अंदर जो भी कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक जो प्रोसेस हो रही है, उसको दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बोलेंगे। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप सेल्फ रेप्लिकेशन हो रहा है नहीं, सेल्फ ऑर्गेनाइज, सेल्फ जो भी नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है नहीं, उन सब से अपन ये फीचर्स हैं। अब इसको डिफाइन करेंगे और जो भी इसका यूनिक फीचर होगा ग्रोथ का और लिविंग का, तो अपन चेक करेंगे। फर्स्ट आता है इसमें ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जो बोल्ड लाइन है, तो ये अच्छी लाइन है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारे
लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इंक्रीज एंड इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो इसमें ग्रोथ का ये है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर जो मेन है वो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो इसमें, जैसे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है, ये आप ध्यान रखना इसमें। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है जिनमें एक से ज़्यादा सेल होती है, वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। सेल डिवाइड होती जाएगी और उनकी ग्रोथ होती जाएगी। जैसे ह्यूमंस में अपने अंदर भी ऐसे होता है, मल्टी सेलुलर है अपन, तो सेल डिवाइड होती जाती है, डिफ्रेंशिएट होती जाती है और ग्रोथ होती रहती है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है तो वो सेल डिवीजन से होगी। मल्टी सेलुलर है प्लांट, तो उसमें डिवाइड करती रहे लाइफ स्पान तक उसमें प्लांट की अपन ग्रोथ देख सकते हैं कि लास्ट में जाते जाते भी ग्रोथ तो होती है पर स्लो बिल्कुल। बट ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि एक सर्टेन एज तक ही देखी जाती है ग्रोथ, फिर ग्रोथ है रुक जाती है। दिस रिटार्ड नहीं होती, रुक जाती है बस वहीं। दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। ग्रोथ हमेशा याद रखना कि इरिवर्सिबल, मतलब कि वापस डिक्रीजिंग नहीं होती ग्रोथ, एक बार इंक्रीज हो गई। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। कभी कभी सेल डिवीजन टिश्यूज के अंदर जो सेल्स डैमेज हो जाती है उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है, तो वो उन्हें जो डैमेज सेल है उनको लॉस्ट करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ग्रो होते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। जो लैब के अंदर अपन डिश में या कहीं देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर सीधा काउंट करके भी अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिवीजन ग्रोथ बता सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इन जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं मल्टीसेलुलर, उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक इवेंट अलग, दोनों चीज़ें अलग हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है इनके अंदर, एनिमल्स के अंदर। बट अभी आगे इसमें आएगा कि जो यूनिसेलुलर है तो उसके अंदर कोई ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में फ़र्क नहीं है। ग्रोथ क्या है कि डिवीजन ऑफ सेल्स, और रिप्रोडक्शन में भी क्या है, डिवीजन ऑफ सेल्स। तो नंबर बढ़ेगा तो रिप्रोडक्शन हो गए, और ग्रोथ भी उसके अंदर यही है यूनिसेलुलर में कि सेल डिवाइड होती जाएगी डिवीजन से, वही ग्रोथ है। तो यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होती। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास एक क्राइटेरिया माने कि ग्रोथ का है, बॉडी मास इंक्रीज हुआ तो ग्रोथ हुई, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, और इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास इज क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। अगर हम बॉडी मास इंक्रीज होना क्राइटेरिया मानते ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट्स ही होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करेंगे। जैसे अपन ये देखते हैं कि माउंटेन्स और सैंड माउंट्स जो टीले होते हैं मिट्टी के, तो इनमें मिट्टी जमा होती रहती है और इनकी ग्रोथ होती रहती है। तो अगर बॉडी मास इंक्रीज होना क्राइटेरिया है ग्रोथ का, तो ये ग्रोथ करेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी। माउंटेन बिल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, ये देख लिया। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो ग्रोथ दिखाई जा रही है वो किस हिसाब दिखाई जा रही है, उनके ऊपर मटेरियल जमा होने के कारण ग्रोथ हो रही है उनके अंदर। तो अगर अपन
इंक्रीज इन बॉडी मास क्राइटेरिया माने तो। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनके अंदर ग्रोथ अंदर से होती है, इनसाइड बॉडी के अंदर ही ग्रोथ चलती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए अपन ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्योंकि ये लिविंग के अंदर भी हो रही है और नॉन लिविंग के अंदर भी हो रही है। अगर अपन ये अगर इंक्रीज इन बॉडी मास क्राइटेरिया माने तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता लिविंग बींग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कंडीशन अंडर विच इट can be observed in all living organism has to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living systems. A dead organism does not grow. जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो कभी भी ग्रो नहीं करता। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसमें आ रही थी रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये अब रिप्रोडक्शन अपन चेक करेंगे ये है या नहीं है करेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर या यूनिक फीचर लिविंग बींग का तभी बताएंगे तब वो केवल लिविंग बींग्स के द्वारा ही एग्जिबिट होता हो, वो लिविंग बींग्स के अंदर ही होता हो और किसी में ना हो, तभी उसको यूनिक फीचर बताएंगे अपन। तो ग्रोथ अपन ने देख लिया नहीं है क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी है, लिविंग में। अब रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हो रही है अब वो या तो पेरेंट्स से मोर सिमिलर मतलब उनसे थोड़ी मैच होगी या फिर उनसे डिफर होगी, थोड़ी मैच होगी या कम होगी। इनवेरिएबली और इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताना चाह रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनके अंदर। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। फंजाई होती है, ये आगे प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, जो 2nd चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। ये एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करती है, सेक्सुअल, उससे ही ये मल्टीप्लाई करती है और इसी से इसका रिप्रोडक्शन होता है। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ईस्ट और हाइड्रा, तो ईस्ट अपन एस्कोमाइसीटीज में पढ़ेंगे आगे। ईस्ट और हाइड्रा है जो ये इनमें बडिंग ऑब्जर्व होती है। बडिंग क्या होता है कि आउटग्रोथ होती है बॉडी से इनके एक आउटग्रोथ निकलती है, फिर वो डिटैच होती है और वो अलग से ग्रो करती है, उसको बडिंग कहते हैं। इन प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म्स, ये एग्जांपल ध्यान रखना। ईस्ट और हाइड्रा में क्वेश्चन पूछ ही ले, ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है तो बडिंग, और फंजाई में क्या होता है स्पोर्ट्स होते हैं। इन प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स में आता है प्लेनेरिया। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। अब एक वर्ड आ गया ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन मतलब कि ट्रू रीजनरेशन इसका मतलब ये हो गया कि जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी कोई बॉडी का पार्ट डिटैच हो गया है, उससे अलग हो गया, तो वो डिटैच पार्ट एक नई फुल बॉडी बना दे, फुल बॉडी तैयार कर देता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। तो ये एग्जाम्पल ये देखा जाता है प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म होता है उसमें। इसमें क्या है कि दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है ना इस ऑर्गेनिज्म का, वो एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर देती है, उसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनिमा ऑफ मोस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है कि फ्रेगमेंटेशन अपन अगले चैप्टर में भी देख लेंगे, प्लांट किंगडम में भी आएगा अच्छी तरह। फ्रेगमेंटेशन जैसे को एक रिप्रोडक्शन का टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें बॉडी का पार्ट कट हो जाते हैं अलग अलग, और वो अगर इजीली मल्टीप्लाई होते हैं उससे। ये अपन किस में देखेंगे, फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में और प्रोटोनिमा ऑफ मोस में। एग्जाम्पल ध्यान रखना है तीनों, और आगे डीप में आ जाएगा अच्छी तरह, कोई इतना वो नहीं है। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर
organism like bacteria, unicellular algae or amoeba. Growth is synonym with reproduction is synonym with growth. ये मैंने बताया था ना, वो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आई थी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर, बट यूनिसेलुलर में दोनों सिनोनियम है। सिनोनियम मतलब सेम हो गया। बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा में ये दोनों सिनोनियम। रिप्रोडक्शन भी वही है, सेल डिवाइड होती है। ग्रोथ में भी इसमें यही होता है कि सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है। दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दोनों में एक मीनिंग हो गया। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। अपने पहले ही ग्रोथ को इक्विवेलेंट मान रखा है कि इंक्रीज इन सेल नंबर और मास ये ग्रोथ है। Hence we notice that in single celled organisms we are not very clear about the usage of two terms growth and reproduction। तो अपन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर अपन बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है। इसमें दोनों टर्म्स में अपन क्लियर नहीं होंगे, दोनों डिफर नहीं, मतलब कि अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाते, वो लिविंग है लेकिन, जैसे म्यूल्स होता है, खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज, जो बी होती है उनमें भी स्टेराइल वर्कर बीज भी होती है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कई ह्यूमन कपल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके अंदर चाइल्ड प्रोड्यूस, वुमेन के अंदर चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, वो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स बोलते हैं। उसमें प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है और फीमेल के अंदर भी हो सकती है, कोई से में भी हो सकती है। तो कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हो गए जो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन कैरेक्टर, ये प्रोडक्शन है, उसको भी अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं मान सकते, क्योंकि कई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो गए जो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे, रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। तो अब हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल inclusive defining characteristic of living organism. Of course, no non-living organism is capable of reproducing or self-replicating by itself. और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाते। लेकिन इसमें ये डिफाइनिंग फीचर भी नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अब अगला आ गया कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होती है, वो एक अलग एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का, वो देखते हैं हम इसके अंदर ये होता नहीं होता यूनिक फीचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म चेक करें अपन कि लिविंग किसको कहेंगे। लिविंग के अंदर जो जो कैरेक्टर मिलेगा उसको अपन लिविंग कह देंगे। अब लिविंग के अंदर ग्रोथ भी नहीं मिली और रिप्रोडक्शन भी नहीं मिला प्योर, लेकिन ग्रोथ में एक ऐसे हो सकता है कि अगर ऐसे बोल दें कि इंटरनल ग्रोथ क्या है, तो वो उसका यूनिक फीचर होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा लिविंग का। ये याद रखना, ये अलग से बता रहा हूँ। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। दीज केमिकल्स आर स्मॉल एंड बिग, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एसेट्रा, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल से मिल के बने होते हैं। वो केमिकल्स स्मॉल, बिग, छोटे बड़े, कोई सी साइज के, कोई अलग फंक्शन वाले, सब मिलके एक बॉडी को तैयार करते हैं और वो एक बायोमोलिक्यूल तैयार करते हैं। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो इनमें कन्वर्जन होता है स्मॉल से बिग और जो भी चेंज होते हैं अंदर मेटाबॉलिकली, उनको अपन मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हजारों ऐसी कई रिएक्शन है जो शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलती रहती है। बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सबके अंदर ही वो चलती है इनके अंदर। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, माइक्रोब्स हो, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, क्योंकि उनके अंदर शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन तो चलेगी। तो उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो है ही है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। एक ये, हाँ ये लाइन याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छी लाइन है। जो भी अपने अंदर बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर
सारी भी टोटल जो भी जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो एक मेटाबॉलिज्म ही हो गया, चाहे कैटाबॉलिक हो चाहे एनाबॉलिक हो, चाहे उसमें बनता हो चाहे उसमें टूटता हो। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता, उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस ही नहीं होती। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन अपन बॉडी के बाहर जैसे लैब के अंदर भी अपन देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब इन नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। जो बॉडी के बाहर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन होती है, जो भी परफॉर्म किया जाता है, तो वो मेटाबॉलिक वो टेस्ट ट्यूब या तो वो लिविंग भी नहीं है नाइदर नॉन लिविंग, ना लिविंग है वो नॉन लिविंग, वो केवल लिविंग रिएक्शंस है। हेंस while metabolism is a defining feature of all living organism without exception। तो अपन को इससे ये पता चला है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो अपन विदाउट एक्सेप्शन एक डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। देख लिया इसमें, क्योंकि लिविंग के अंदर तो होती है हर एक लिविंग के अंदर, और नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती, तो अपन डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग का बिना एक्सेप्शन के। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ये मैंने बता दिया कि जो इन विट्रो अपन जो बाहर रिएक्शन करवाते हैं, वो जो बाहर अपन मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो लिविंग थिंग नहीं है, पर वो लिविंग रिएक्शंस है। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये मैंने बता दिया कि ये डिफाइनिंग फीचर हो गया मेटाबॉलिज्म। Perhaps the most obvious and technical complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological। ऐसे बोला है कि जो एक कॉन्शियसनेस होती है लिविंग के अंदर, तो वो चेक करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड फीचर है कॉन्शियसनेस। वो अपने सराउंडिंग के साथ कितना इंटरेक्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट को कितना समझ पा रहा है, उसमें स्टिमुलाइज भी कोई भी अपन उसको मतलब कि कोई स्टिमुलस दे रहे हैं, उसको टच दे रहे हैं, तो वो कितना समझ पा रहा है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो चाहे बायोलॉजिकल हो। वी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स। अपन एनवायरनमेंट को अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही अपन समझ पाते हैं। Plants respond to external factors like light, water, temperature and other organisms, pollutants etc। प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, अदर ऑर्गेनिजम्स है, पोल्यूशंस है, जो पोल्यूटेंट होते हैं उन सबको रेस्पॉन्ड करता है प्लांट्स। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट। ये अच्छी लाइन है, पूछ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन आ ही जाता है ऐसा। ऑल ऑर्गेनिजम्स में अंडरलाइन, ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर from the prokaryotes to most complex eukaryote can sense and respond to the environmental cues। ये अच्छी लाइन है कि जो all organisms, चाहे वो प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट मतलब एंशिएंट, मतलब जो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स थी होते दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। अपन सेल चैप्टर होगा अपने आगे सेल बायोलॉजी के अंदर, वो अपन उसमें देखेंगे। तो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, आजकल कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट है, तो वो हो चाहे या प्रोकैरियोट हो, वो एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं और एनवायरमेंटल क्यूज़ को रेस्पॉन्ड भी कर पाते हैं, उनको आंसर भी दे पाते हैं उल्टा कि जैसा भी कोई जवाब हो। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फोटो पीरियड, जो फोटो मतलब सनलाइट, और उसका जो भी सनलाइट का ड्यूरेशन है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स के अंदर। सीजनल जो सीजन के हिसाब से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं उनको बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर फोटो पीरियड सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। सभी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर जो केमिकल्स एंटर होते हैं उनको बॉडी अपने पूरा अच्छी तरह से उसको चेक कर पाती है।
All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness. सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के से अवेयर हैं और ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा क्वेश्चन अच्छा है, ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जो खुद के प्रति बहुत ही अवेयर होता है, उसको अपन सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए अपन कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। एक कॉन्शियसनेस हो गई, एक ऊपर मेटाबॉलिज्म, दो लिविंग ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और एक इंटरनल ग्रोथ बोल सकते हैं। ग्रोथ है तो वो फीचर नहीं होगा, केवल इंटरनल ग्रोथ हो तो वो माना जाएगा। और जो बाकी का अपन पोर्शन है वो अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि 20-25 मिनट की या 30 मिनट तक अपन एक वीडियो लेंगे। छोटे छोटे वीडियोज़ के अंदर अपन चैप्टर को अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे लाइन टू लाइन। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू।